नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल के लिए जो छठवीं बीपीएससी से 17वीं बीपीएससी तक के परीक्षा हुआ है, उसमें जो बिहार स्पेशल के सवाल पूछा गया है उसको हम लोग लगातार सीरीज वाइज देख रहे हैं। हमने 2 सीरीज ऑलरेडी पूरा कर चुका है और आज ये तीसरा सीरीज है इसी वीडियो बिहार स्पेशल का। आज हम लोग देखेंगे कि इन 5 वर्षों में जो भी बिहार स्पेशल के सवाल पूछे गए हैं, आज उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि अब बिहार 71वीं बीपीएससी का परीक्षा नजदीक आ चुका है, तो हम लोगों को काफी सारा रिवीजन की जरूरत है। तो क्विक रिवीजन के तौर पर हम लोग बहुत आसान भाषा में और बहुत विस्तृत जो व्याख्या हो सकती है इसकी ऑप्शन वाइज, उसको हम लोग शामिल कर लिए हैं इसमें। तो आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे जल्दी से जल्दी। आप लोग वीडियो को रिवीजन करते रहिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला सवाल लेते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, कहाँ सर्वाधिक था? तो देखिए, अगर हम लोग याद करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ का था? पश्चिमी चंपारण का था। पश्चिमी चंपारण, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? कटिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। कितना था भाई? तो यहाँ का था 5.5%। 8.5% था जनजाति प्रतिशत कटिहार में। अगर हम लोग कुल बात करें कि कुल बिहार में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 1.3% उभर कर आता है। 1.3% बिहार में कुल अनुसूचित जाति। लेकिन हम लोग बात करें कि न्यूनतम अनुसूचित जाति या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, जो हम लोग बात करें कि कौन सा जिला है सबसे कम न्यूनतम जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर, न्यूनतम में। लेकिन अधिकतम कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में परसेंटेज भी ज्यादा है, पश्चिमी चंपारण में जनसंख्या भी ज्यादा है। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति की, एससी की, तो एससी की कुल जनसंख्या कितनी थी बिहार में? 2011 जनगणना के अनुसार 15.9%। 15.9%। जबकि सर्वाधिक कहाँ था? सर्वाधिक किस जिला में था? गया में। और न्यूनतम किस जिला में था? आपका शिवहर में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, शिवहर और गया दोनों में, ये गया में सर्वाधिक जनसंख्या है, शिवहर में न्यूनतम जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज कहाँ का है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है परसेंटेज के हिसाब से वो आपका गया ही हो जाएगा। यहाँ पर गया में जनसंख्या भी ज्यादा है और परसेंटेज वाला भी संख्या ज्यादा है। लेकिन हम बात करें परसेंटेज में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज जो नेपाल से बॉर्डर टच करता है आपका, नेपाल से कह रहे हैं, नेपाल से और पश्चिम बंगाल से। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या भी पाया जाता है, अनुसूचित जाति का जनसंख्या का प्रतिशत भी पाया जाता है। अगर हम बात करें कि न्यूनतम जनजाति कहाँ पाई जाती है अनुसूचित जाति की, तो ये शिवहर में, जबकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो किशनगंज में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है एससी का? 15.9%। हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत ही 2011 की जनगणना को एक अलग वीडियो में देखेंगे, उसमें काफी विस्तार से देखेंगे, जो कि हमेशा बिहार स्पेशल में पूछा ही जाता है बिहार के पेपरों में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो हम लोग को पता है कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। राजगिरी इनकी राजधानी थी। इनको श्रोणिक के नाम से जाना जाता था, श्रोणिक, ध्यान रखिएगा। इसका हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था कि बिंबिसार बौद्ध और जैन दोनों के समकालीन थे, यानी कि महावीर और भगवान बुद्ध दोनों के समकालीन थे। इनके बाद कौन सा शासक बना? तो अजातशत्रु शासक बना था इनका। ये वंश जो हर्यक वंश है, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश। अगर ऑप्शन हम देखें कि बृहद्रथ क्या थे, तो बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए थे। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद शासक बने थे।
इनको कुनिक नाम से जाना जाता है, कुनिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? बिहार में लिंगानुपात पूछा है कितना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 918। और इसकी अन्य की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, यानी कि बाल लिंगानुपात कितना था, 935। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात बिहार में कहाँ था, गोपालगंज में था, गोपालगंज। और न्यूनतम कहाँ था, आपका मुंगेर में, मुंगेर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया है? 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पीएन ओझा। पीएन ओझा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष संपादित किए हैं। बुक नाम है, बुक का नाम है। अगर अन्य की बात करें, के दत्त, जो के दत्त है, इन्होंने बिहार के लिए लिखा है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्त ने लिखा है। अगर आपको अगले परीक्षा 71वीं में अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के दत्त। डीबी मिश्रा जो है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक थे। और जो एस.आर. देसाई हैं, ये मार्क्सवादी उपागम के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास क्रम को समझाए थे, एस.आर. देसाई। अगला सवाल देखते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1982। जल विद्युत निगम, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, शक्ति निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक परिदृश्य में किसका एक भाग है? तो अगर हम लोग बिहार को बांटते हैं तो बिहार का विभाजन ऐसे होगा कि ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है, या दक्षिणी गंगा का मैदान है, ये विंध्यन क्रम का पठार वाला एरिया है। और ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर वाला पठार, यानी कि दक्षिणी पठारी भाग। और ये आपका उत्तरी मैदान ये सोमेश्वर श्रेणी वाला हो जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी। तो ये सोमेश्वर श्रेणी तो यहाँ है, दक्षिण बिहार का मैदान ये है, दक्षिण का पहाड़ी भाग आपका ये हो जाएगा, दक्षिण का पहाड़ी भाग, इसी में मुंगेर यहाँ पे पड़ता है। उत्तर बिहार का मैदान तो ये है ही, गंगा का एरिया जी, सीमांचल एरिया, कोसी मैदान वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण का पठारी भाग। बाढ़ के लिए आपका उत्तरी बिहार जाना जाता है, वहां पर मखाना भी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग वंश के बाद बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नंद वंश। शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। जो शिशुनाग वंश थे, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? महानंद। उनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया। अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो नंद वंश के संस्थापक थे, जो नंद वंश के शासक थे, अंतिम शासक घानानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनपुर मेला। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो गंगा और गंडक नदी। ये अपन पूछा जा सकता है आपसे अगली टीपीएससी में कि सोनपुर का मेला जो है विश्व प्रसिद्ध है, ये किन नदियों के संगम पर लगता है? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका गंगा और गंडक नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? बिहार कब अस्तित्व में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। 1912 में बिहार जो है, बिहार उड़ीसा और झारखंड के साथ अलग आया था, प्रांत नया प्रांत बना था बिहार नाम से, उसी समय ये अस्तित्व में आया था। अगर हम लोग बात करें एक अन्य डेट की तो 1936 आप लोग ध्यान में रखे होंगे, 2000 ध्यान में रखे होंगे। जो 1936 है इसमें बिहार उड़ीसा से अलग हो जाता है, 2000 है जो बिहार झारखंड से अलग हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? कौन सी नदी है जो बिहार में प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घाघरा नदी। महानदी बिहार में नहीं बहती है, नर्मदा भी बिहार में नहीं बहती है, यमुना भी आपका बिहार में नहीं बहती है। बिहार में बहने वाली अन्य नदियों के नाम देखें तो हम लोग आपका हो जाएगा कोसी, सोन, पुनपुन, कमला,
गंडक, ये सब अन्य नदियां हैं जो बिहार में प्रवाहित होती हैं, जबकि ये नर्मदा और महानदी यमुना ये बिहार में नहीं बहती है। अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजीव रंजन सिन्हा। 1935 में ही आपका द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई थी, तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। इसमें प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे विधान परिषद के? तो राजीव रंजन सिन्हा थे। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वहितैषी। इसका संपादन कब हुआ था? तो 1874 में। अगर हम लोग बात करें पहला उर्दू अखबार कौन था? तो नूरुल अनवर। नूरुल अनवर, नूरुल अनवर आपका पहला उर्दू अखबार था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है पटना। पटना में ही ये स्थित है। ये जो है सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक तख्त जो है बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा तख्त ये पटना में स्थित है। पटना में आप लोगों को पता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला सवाल देखते हैं, अगला है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न से तो हम लोग अवगत हो चुके हैं कई बार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। इसके संबंध में जो चंपारण सत्याग्रह, इसमें एक चंपारण सत्याग्रह कृषि समिति का गठन किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे। इसमें ध्यान दिलाने की बात करें तो राजकुमार शुक्ल की बात आती है, तो ये सब हम लोग अवगत थे। सरदार पटेल गृह मंत्री अंतरिम सरकार में, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू आपका पूर्ण स्वराज की मांग 1929, लाहौर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार में किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अगला सवाल है, किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोहतास में सर्वाधिक होता है। ये सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहतास सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है गेहूं के लिए। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? कौन सा सूफी सिलसिला है जो बिहार में स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरदौसिया। फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। बिहार बंगाल में इसका प्रसार भी हुआ था। जो मूल रूप से ये नालंदा में स्थापित हुआ था। चिश्ती सिलसिले की परंपरा था। जो चिश्ती सिलसिला था उसकी स्थापना याह्या मनेरी ने की थी। याह्या मनेरी चिश्ती सिलसिला के संस्थापक, याह्या मनेरी। ध्यान रखिएगा आप लोग, सवाल को तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर हम लोग बात करें कि इनका क्रम क्या था, ये जो 4 शासक है मौर्य वंश से ही संबंधित है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, यानी कि बी। बी के बाद कौन आएगा? तो आपका बिंदुसार आ जाएंगे, डी। इनके बाद कौन आएगा? बिंदुसार के बाद अशोक आ जाएंगे। और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे, सी। तो अगर आप लोगों से क्रम भी कभी पूछते हैं कि मौर्य वंश के शासकों को क्रम से लगाइए, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला है कि कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था पूछा है। इसमें 3 थे और 1 नहीं था, तो कौन कौन था? आपका विक्रमशिला था, नालंदा था और बल्लभी था। लेकिन नागपुर जो था ये बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। ध्यान रखिएगा। नालंदा के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त। और विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। ये भागलपुर में है, भागलपुर में धर्मपाल, पाल वंश से संबंधित थे। नालंदा आपका नालंदा में ही पड़ता है। बल्लभी आपका गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? 71% किसका उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा लीची। वर्तमान यहाँ लीची दिया है, तो इसका सही उत्तर लीची हो जाएगा। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में आपका लीची बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 मीटर। ये हमने पीछे डिस्कस भी किया है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है?
ये हमने कई बार डिस्कस कर दिया है। बिहार का शोक नदी कोसी को जाना जाता है। उत्तरी बिहार नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। ये आपके गंगा में जाकर मिलती है कटिहार के कुर्सेला में। सुपौल में इसका एंट्री पॉइंट है। गंगा जो है आपके 12 जिलों से होकर गुजरती है। सर्वाधिक कहाँ पर लंबाई है तो ये पटना में है। 445 किलोमीटर बहती है पूरे बिहार में। गंडक को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। आप लोग एकदम बढ़िया से रिवीजन करते चलिए, लेक्चर को अच्छे से देखते चलिए ताकि कोई सवाल ना छूट पाए आप लोगों से। मैं पूछा है, देखिए वही 71% सवाल को फिर बदल के यहाँ पूछा है कि किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये आपका वही मुजफ्फरपुर हो जाएगा। हाजीपुर आपका केला के लिए फेमस है ही, हाजीपुर केला। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1912, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ये हमने डिस्कस इतना किया है कि सब सवाल आसपास से ही आ रहे हैं। देखिए इसमें पूछा है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ से है? जो अमरकंटक है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी में स्थित है अमरकंटक। जो ये सोन नदी है वहीं से निकलती है। सोन नदी के अलावा और कौन सी नदी वहां से निकलती है? तो सोन नदी के अलावा नर्मदा भी निकलती है, नर्मदा, और जोहिला नदी भी निकलती है, जोहिला नदी। ये 3 नदियों का उद्गम है अमरकंटक। अन्य की बात करें, देखे चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक होता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है तो पूर्वी चंपारण में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का की सिंचाई के लिए पानी नहीं चाहिए, वर्षा पर डिपेंडेंट होता है। ये पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक मात्रा में। मुजफ्फरपुर में लीची 71%। आप लोग रिविजन करते चलिए। अगला है बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन? ये तो आप लोग अवगत ही होंगे इस प्रश्न से, या याद भी नहीं होगा तो भी पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर आपका मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बात करें कि जो मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला था, सबसे पहले किसको मिला था? तो जगदम्बा देवी। जगदम्बा देवी जो महिला थी, जगदम्बा देवी। अगर पूछा जाए कि मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, तो जगदम्बा देवी को। अगर अन्य की बात करें तो इनके अलावा भी सीता देवी है, गंगा देवी है, महासुंदरी देवी है, गोदावरी दत्ता है, बउआ देवी है। आपके बउआ देवी काफी फेमस कलाकार है, बउआ देवी। इनको भी पद्म श्री मिल चुका है 2017 में। और दुलारी देवी, जो हाल ही में इनको 2020 में दुलारी देवी को पद्म श्री मिला है 2020 में। अभी G20 की बैठक हुई थी, उसमें भी मधुबनी पेंटिंग का बहुत चर्चा हुआ था। अगला सवाल है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज स्थापित कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 में। 1861 में पटना जिला स्कूल को पहले पटना कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद से इसका नाम बदल करके पटना कॉलेजिएट स्कूल किया गया। फिर उसका नाम बदल कर पटना कॉलेज कर दिया गया। कब? तो 9 जनवरी 1963 को। 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तित नाम है। इससे पहले इसे पटना कॉलेजिएट स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ध्यान रखिए, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी थे। महात्मा गांधी ने कहां पर अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ध्यान रखिएगा। हकीम अजमल खान के बारे में पीछे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हकीम अजमल खान 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, अहमदाबाद। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मखाना का उत्पादन बताना है सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी।
मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ मखाना में भी आगे है। बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन होता है, जो विश्व का कुल 85% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। जो मखाना है इसे फॉक्सनट के नाम से जाना जाता है, फॉक्सनट। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर बात करें कि जो श्रवण राय है, श्रवण राय, इन्हें मखाना मैन के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करें बजट की, तो बजट में 100 करोड़ रुपए की लागत से 100 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा में आपका मखाना बोर्ड का स्थापना करने की बात की गई है। इस प्रकार हमने बिहार स्पेशल के जितने सवाल पूछे गए थे 6वीं बीपीएससी से लेकर के 17वीं बीपीएससी तक, उसको हमने पूरा किया। उम्मीद है कि आप लोग ने अच्छे से रिवीजन किया है और आगे भी करेंगे, ताकि जो हमारा 71वीं बीपीएससी का एग्जाम है उसमें हम लोगों को कोई बाधा न उत्पन्न हो और आसानी से हम लोग बीपीएससी क्रैक कर सके। तो चलिए, धन्यवाद।